एक मिनट। आई आई है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। एक काम करते हैं, आप एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मैंने मेरी 10वीं कक्षा आलोक सिंह सेकेंडरी स्कूल टोंक से की है। वेरी और मैंने गुड। 12वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक से की है। उसके हम्म। बाद मैंने सर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की और अप्रैल 2023 से मैं ग्रामीण पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर बड़ा चित्तौड़ में कार्यरत रहा। और अभी पिछले में 3 महीने से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत। मतलब आप सीढ़ी बाई चढ़ते जा रहे हो, और ये पक्का है कि आरएस तो बनोगे। कोशिश पूरी। पक्का पूरा होगा। आप ये बताओ कि आपने जब 12th किया था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक से, तो सब्जेक्ट क्या थे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। पीसीएम। जी सर। और फिर आपने ये बीए किससे किया? बीएससी किया है सर। बीएससी किया आपने? पीसीएम से ओके, कब किया था ये? 2021 में। 2021 में। और आप तत्काल वो बन गए ग्राम सेवक, हाँ। और उसके बाद 2023 में में। अकाउंट रैंक एग्जाम दी। जी। आरएस का बीच में दिया था कि नहीं दिया था 21 का? 21 में मेरी एज नहीं हुई थी। अच्छा, एज ही नहीं हुई थी, तो आरएस तो हमने पहली बार ही दिया है। जी सर। तो यहाँ भी आपका सिलेक्शन होने की गुंजाइश पूरी है। पूरी पेपर पूरी। कैसे हैं आपके? पेपर ठीक हुए हैं सर। चलिए, तब एक सवाल मेरा ये है कि जब आप ग्राम विकास अधिकारी के पद पर काम करते थे जी। और आज कर रहे हो अकाउंटेंट वाला काम, जी दोनों के अनुभव बता दो बस। मजा किस में आता है? सर मजा तो दोनों में ही आता है। सर्विस करते हैं तो, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी में जहाँ धरातल से जुड़ के काम करना होता है, हाँ हाँ। सरकार की योजनाएं ग्राम विकास नीतियां। अधिकारी गांव के काम क्या क्या करता है? विकास अधिकारी के कार्य बताओ आप एक बार। सर फर्स्ट तो जो सरकार की जो योजनाएं नीतियां कार्यक्रम होते हैं, हम्म उनको धरातल पर क्रियान्वयन करने का कार्य ग्राम विकास अधिकारी करता है। हम्म दूसरा, गांव में जो बुनियादी विकास के कार्य हैं, हम्म चाहे वो सड़क निर्माण हो, नाले निर्माण हो, या सामुदायिक भवन निर्माण हो, हम्म या शिक्षा के लिए कोई लाइब्रेरी बनवाना हो, ये सब ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। हम्म। और जो सरकार का वित्त होता है, उसका सरपंच के साथ कोऑर्डिनेट करके उसका काम के विकास के लिए उसका यूज किया जाता है। जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंचरी होते हैं, जो पटवारी और ग्राम सेवक कभी कभी बहुत कम आंकते हैं। तो कभी किसी सरपंच के साथ में आपका कोई आपस में विवाद हुआ या सब कुछ सही चला? तो सरपंच के साथ तो कभी नहीं। कोई विवाद नहीं, वेरी सरपंच से गुड। अच्छा समन्वय रहता है, खासकर ग्राम विकास अधिकारी का। दोनों ग्राम के विकास। समन्वय के बिना काम हम्म। सही नहीं चल नहीं तो सकता। आजकल जितना भी आप काम करते हो, डायरेक्ट चेक से ही होता है या नगद पेमेंट होता है? नहीं सर, आजकल चेक से होता है। सब कुछ। नरेगा में? नरेगा में सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ डीबीटी के साथ जो हुए वहां भी श्रमिक कोई के। कोई नगद पैसा नहीं है आजकल, नहीं सर। डायरेक्ट जमा होता है बैंक में ही। बिल्कुल। हम्म। अभी आपकी पोस्ट टॉक में ही है, अकाउंटेंट में भी? हाँ सर। और पहले आप चित्तौड़ में रहे थे, जी। रावत बाटा में। जी हम्म। टॉक की कोई 3 विशेषता बताओ आप। सर, एक तो जो यहाँ वाटर रिजर्व के जो प्राकृतिक वो हैं, जैसे बावड़ियाँ हैं, ओके। तालाब हैं, वो काफी संख्या में है। हम्म कोडराइस में देखे, मालपुरा में देखे, उनेरा में देखे। वो। हम्म। और दूसरा सर, यहाँ जो नवाबी काल रहा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं नवाबी संस्कृति आज भी देखने को मिलती है। अच्छा, तो टोंक के कोई एक दो नवाब के नाम बताओगे क्या? जी सर, जैसे यहाँ की जो रियासत रही है, मुस्लिम रियासत है ये टोंक, अंग्रेजों के जमाने में तैयार हुई थी एक तरह से। यहाँ कोई प्रसिद्ध ऐसा नवाब रहा है कि जो प्रसिद्ध? सादत अली खाते, ओके। इस्माइल खाते, सादत अली खान ने सादत हॉस्पिटल बनवाया, इस्माइल अली खान ने वहाँ पर यहाँ घंटा किसी घर। की पहले कोई बलि दी जाती थी कि जिसको बाद में सरकार ने रोक दिया? जी सर, ऊँट की बलि पहले दी जाती थी यहाँ, हम्म। लेकिन जब से 2014 में ऊँट को जो राष्ट्रीय घोषित किया गया है पशु, उसके बाद उसकी बलि नहीं दी जाती। तो इस बलि के पीछे क्या राज था यहाँ का, नव सर, राजघराने का? नवाबी संस्कृति, नवाब में जो इस्माइल अली खाते, उन्होंने ये शुरू की थी। ओके, तो तब से दी जा रही थी, तब एक से ही दी जा परंपरा रही थी। थी। तो किसी अपन भी गांव में आजकल क्या है, माता जी के चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाया जी। इस तो, और बहुत सारी जगह पर जैसे अपन दारू का भोग लगाते हैं, दारू भी है, बकरा भी है, मुर्गे भी हैं। ऐसे ही ऊंट की बलि सिंपल एक तो होती है ना, ताक भाई बलि दे रहे हैं हम, या फिर ऊंट को चढ़ाया जाता था किसी को? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ऐसे सर, मैंने मैं किया। बताया। ओके जी।
वर्तमान विश्व पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि हमारा राजस्थान इस मामले में पहले से ही बहुत संवेदनशील था। राजस्थान के किस संत ने इसमें अपना योगदान दिया है? मैंने ज्यादातर राजस्थान सत्य प्राण संरक्षण के लिए कार्य किया। आपले जांबू जी हो, और रामदास जी हो, जसनाथ जी हो, उन्होंने प्राण संरक्षण का संदेश दिया सुबह से। तो पर्यावरण के प्रति कहीं संवेदनशील राजस्थान शुरू से रहा है। भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जी, यदि यह मातृ सत्तात्मक व्यवस्था होती तो वर्तमान समाज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते? तो जो महिला सशक्तिकरण आज तक भी नहीं आ पाया, जो समानता अपन जो देखना चाह रहे उस लिटरेसी में हो या महिला विकास में हो, वो नहीं देखने को मिलती। तो इसे भारत इसमें आगे होता, महिला शिक्षा में, सब में। नरेगा योजना को बेहतर बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? नरेगा में मैम जैसे अभी वर्तमान में काफी सुधार गए हैं, तो सब अब सही तरीके से चल रही है। जैसे पहले जो भ्रष्टाचार होते थे, आजकल वो मामले नरेगा में नहीं आते हैं। फिर भी जो इंस्पेक्शन है, फील्ड विजिट है, उसको रेगुलर किया जाना चाहिए, ताकि जो फर्जी हाजिरी का है, वो ऐसे विवाद जो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं वो नहीं मिले। और सोशल ऑडिटिंग सही तरीके से की जानी चाहिए। उसका ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके पूरे नियमों के साथ हो, मैं बेहतर तरीके से काम करता मेरा आखिरी सवाल आपसे, हूँ। यूं तो राजस्थान में अनेक कुरीतियां प्रचलित हैं, जी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप एक ऐसी कुरीति को दूर करो जो सामाजिक विकास में बाधक है, तो आप कौन सी कुरीति को दूर करेंगे? कुरीतियां बहुत है जो आपको लगती है। कोई भी बाल विवाह है, दहेज प्रथा, बहुत सारी चीजें, मृत्यु भोज है, जो आपको अच्छा लगता है इस तरह सोचो में ये कुरीति मेरे को ज्यादा हंसती है। हम गाँव में, आपके क्षेत्र में, एरिया में जो बाल विवाह है इसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाया। इसके लिए मैं प्रयास करना चाहूँगा। थैंक यू। आप ग्राम विकास अधिकारी के पद पे कार्य कर चुके हैं। जी मैम। पहले इसी पद को जो है ग्राम सेवक कहा जाता था, जी तो इसको वीडियो कब से कहा जाने लगा और क्यों कहा जाने लगा? मैम, इसे 2021 में संशोधन करके इसका वीडियो कहा जाने लगा। क्योंकि मैम पहला रीजन तो ये था कि जो ग्राम विकास अधिकारी का पहले कार्य था वो इतना नहीं था। पहले जैसे वर्तमान में जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो पहले इसके पास इतनी वित्तीय पावर भी नहीं थी। तो जी। इसका कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है, तो इसलिए भी इसका संघ द्वारा मांग की गई और ये किया गया। और दूसरा मैम, जिसका जो प्रमोशनल चैनल है, इसी ऊपर असिस्टेंट वीडियो बैठते हैं लोग डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ऑफिसर वाला चैनल है पूरा, असिस्टेंट वीडियो या वीडियो सीओ एसईओ, तो इसलिए भी एक रीजन रहा होगा मैम। जी। राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद होते हुए भी हमेशा विवादों में या चर्चा में रहता है। क्या हाल ही में कोई राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद आपने सुना है, जानकारी है? जी मैम, अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई तमिलनाडु वाला मामला, क्या बात था ये? विधेयक से रिलेटेड था। जो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, जी। उस रिलेटेड हुआ था। तो क्या राज्यपाल कुछ विधेयकों को आरक्षित भी कर सकता है राष्ट्रपति के लिए? जी मैम, और उसके लिए कौन सा आर्टिकल है संविधान का? आर्टिकल 200 के तहत रख सकता है। 200 के तहत। और उसी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसी विवाद से संबंधित, उसमें एक पूर्ण न्याय की संकल्पना दी गई थी। तो ये पूर्ण न्याय क्या है? इस बारे में जानकारी। न्याय क्या है? न्याय तो मैम किसी के भी अधिकारों का ना नियंत्रण, उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, जी मैम। कर्तव्य की बात कोई करता नहीं है। ठीक है, आप अपने जीवन में अधिकार और कर्तव्य को कैसे संतुलित करते हैं? मैम, दोनों को जैसा एक सिक्के के दो पहलू माना जा सकते हैं, दोनों ही आवश्यक है। जी। ना तो अधिकार बिन कर्तव्य से लोक व्यवस्था चल सकती है, न कर्तव्य बिन अधिकारों से चल सकती है। तो दोनों में संतुलन बना के कार्य करना चाहिए। आप किसको प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में, अधिकारों को या कर्तव्य को? दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों में संतुलन। दोनों को ही देते हैं। कर्तव्य का सही तरीके से पालन हो तो मेरे को लगता है मैम अधिकार जी। सुरक्षित हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के किस भाग में मूल अधिकारों का प्रोविजन किया गया है? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। 12 से 35 में कितने अधिकार दिए गए हैं? अधिकार मूल तो शिक्षा मूल अधिकार,
तरीके के मूल अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल 6 दिए गए हैं। उनमें से आप सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं कि मैम ये हटा दे तो मूल अधिकार जो है उनका इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाए? ऐसा कौन सा अधिकार है? ज्यादा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है इसमें ऐसा महत्वपूर्ण कि इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? मैम व्यक्ति का अगर कोई सा मूल अधिकार का हनन होता है उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका ला सकते हैं, ताकि उसकी पूरे मूल अधिकारों के एक तरीके से संरक्षा करते हैं। जी। आर्टिकल 32 इसमें क्या रीट वगैरह का भी प्रावधान जी। है? कितनी रीट्स होती हैं जो लगाई जा सकती है? 5 प्रकार की रेट है इसमें। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। धन्यवाद। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसमें किसी भी पदार्थ का जो नैनो पैमाने पर जाके जो 10⁻⁻2 से -7 तक वहां जाके अध्ययन किया जाता है पदार्थ का, तो पदार्थ की नई संरचनाएं अपन देखने को मिलती है। वहां जाके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, जैसे हीरा है तो उसकी अलग अलग संरचनाएं, इस तरीके से परिवर्तन हो सकता है पदार्थ। भारत सरकार के द्वारा यांत्रिकी विभाग या जो विज्ञान है उसमें कौन से नवाचार किए जा रहे हैं? जैसे तो एक तो एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है डिपार्टमेंटों में। एग्जैक्ट तो मेरे को ज़्यादा जानकारी पढ़ नहीं पाया, लेकिन जैसे तकनीकी का यूज काफ़ी बढ़ाया जा रहा है, मतलब वो सड़क विकास में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। आपके हिसाब से एआई का जो वर्चस्व हाल फिलहाल में बढ़ता जा रहा है, वो क्या संभावना उसकी खतरे की है या फिर वो फायदे के लिए है? सर इसके फायदे मेरे को ज़्यादा लगते हैं कि खतरे, चैलेंजेस तो है, लेकिन उसका समाधान करके इसको फायदे के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे कि जैसे इससे कहा जाता है कि इससे रोजगार कम होंगे, इसका चैलेंज माना जा रहा है, लेकिन इससे रोजगार मिलेंगे भी सही। और जो और भी चीज़ें जैसे हेल्थ में देखा जाए, हेल्थ सुविधाएं बढ़ेगी, एजुकेशन देखो, लाइक गवर्नेंस में ई गवर्नेंस के माध्यम से काफ़ी घोटाले पकड़ा हुआ है, जैसे राज्य से घोटाला था वो भी एआई के थ्रू ही उसको पता चला। काफ़ी समस्या कोई इसमें समाधान होगा। आपने वीडियो के पद पर काम किया, जी। उस समय आपको धरातल पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? एक तो जो स्कीम्स वगैरह होती है उनको पब्लिक तक उनकी अवेयरनेस इतनी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनको क्रियान्वयन करने में समस्या आती है, तो मैंने उसके लिए काम किया। कभी फंडिंग की भी समस्या आती है, क्योंकि उनका आत्मनिर्भर नहीं है पंचायतें, तो सरकार पूरी तरह से सरकार के वित्त पर निर्भर है। आपकी हॉबी शतरंज खेलना है, जी सर। कब खेलते हो? सर जब भी फ्री टाइम मिलता है सर, कभी दोस्त के साथ, ज़्यादातर मैं दोस्तों के साथ ही खेलता हूँ। तो दोस्त तो स्कूल कॉलेज के या फिर आपकी सर्विस वाले दोस्त? आपने सिखाया मैंने- होगा दोस्तों को? सर मैंने 11th 12th से ही शुरू किया था, हाँ हाँ। तो दोस्त जब भी ये लोग कॉलेज में था तो कॉलेज के साथ ही साथ खेल लेता था। अभी सर्विस के साथ, सर्विस में जो दोस्त है उनके साथ खेल लेता हूँ जब भी फ्री टाइम मिलता है। वो दोस्त मन से खेलते हैं या फिर आप उनके ऊपर दबाव बना के खिलाते हो? सर दबाव तो नहीं, अगर उनकी इच्छा होगी तभी खेलें। शतरंज में कितने खेलने के वो होते हैं? तो उसमें एक व्यक्ति की तरफ 16 मोहरे होते हैं। मोहर होती है। इनमें कुछ नाम भी होते हैं, जी। तो कोई 4 नाम बताओ। एक तो जो किंग होता है राजा, हाँ। एक जो रानी होती है वजीर, एक ऊंट होता है, घोड़ा, हाथी, और जो आगे प्यादे रहते हैं 8। अपना राज्य भारत का कोई महत्वपूर्ण खिलाड़ी है क्या शतरंज में? जी सर। कौन है? आर प्रज्ञानंदा है, डी गुकेश है, अर्जुन एरिगासी है, विश्वनाथ आनंद है। तो इसका मतलब शतरंज में तो अपन भारत बड़ा काम कर रहा है। हाँ सर। क्योंकि नंबर 1 भी है, कुछ कम उम्र के बच्चे भी बहुत सर। प्रसिद्ध। आप किसको आदर्श मानते हो, मतलब कि मेरा तो ये खिलाड़ी आदर्श है शतरंज में? डी गुकेश को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।